हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो निःशुल्क प्रोवाइड करता है। आपको किसी भी प्रकार की किसी भी वीडियो के एवज में किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं मांगी जाती। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, जो हमारा विषय है कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। आज हम लोग बात करेंगे हमारे इतिहास विषय के बारे में। कैसे, कब और कहाँ, ये हमारा पहला चैप्टर था जिसका नाम क्या है, कैसे, कब और कहाँ। इस हेडिंग का मैं एक दो बार पहले ही बता चुका हूँ कि हेडिंग का मतलब क्या होता है। तो कैसे, कब और कहाँ का मतलब होता है कि जब भी कोई घटना होती है तो हमारे जहन में 3 क्वेश्चन आते हैं। कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, ये तो होता ही है। अब इसका हम लोग करने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्योंकि पूरा चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के बाद दिए गए हैं, और कुछ अलग से क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे जो हो सकता है आपको एनसीईआरटी के अंदर ही मिल जाए। तो देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या बोलता है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह काल खंडों में विभाजित बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जेम्स मिल है क्या। जेम्स मिल एक अर्थशास्त्री थे, एक इतिहासकार भी थे। जेम्स मिल ये एक अर्थशास्त्री थे, एक दार्शनिक और एक राजनीतिज्ञ भी थे। तो ये बहुत सारी जानकारी रखते थे। तो एक दार्शनिक होते हुए जेम्स मिल साहब ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ना। दार्शनिक होते हुए उन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें इन्होंने भारत के इतिहास को कुछ इस तरह से 3 खंडों में बांटा था। इनका बोलना था कि ब्रिटेन के आने से पहले, यानी ब्रिटिश सरकार के शासन करने से पहले, भारत में तानाशाही मुसलमानों का और उससे पहले तानाशाही हिंदू राजाओं का शासन था। तो ये बोलना चाह रहा है कि प्राचीन भारत का इतिहास हिंदू इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास मुस्लिम इतिहास है, और आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो ब्रिटिश इतिहास है। वो ईसाई नहीं बोलते इसको, वो तो हम लोग ब्रिटिश को ईसाई मान लेते हैं कि भाई ब्रिटिश ईसाई थे इसलिए ईसाई, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश इतिहास लिखा है। तो 3 भाग में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास में इनको बांटा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें समस्या क्या है। पहली समस्या तो ये कि उन्होंने बांटा ही गलत है। धर्म के आधार पर उन्होंने जिस कालखंड में भारत को बांटा है वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि भाई मध्यकालीन भारत में केवल मुस्लिम राजाओं ने राज किया। जब हमारे देश में मुगल थे तो हमको पता है कि मुगल के अलावा राजपूत भी थे। मुगल के अलावा साउथ इंडिया में और दूसरे अलग अलग विजयनगर साम्राज्य और दूसरे साम्राज्य भी हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई मध्यकाल में खाली जो है मुस्लिम राजाओं ने राज किया। और अगर आप प्राचीन काल के इतिहास की बात करो तो प्राचीन काल के राजाओं में बहुत सारे राजाओं को तो धर्म भी नहीं मिलता है। आप अशोक की बात करो तो अशोक तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भाई केवल हिंदू राजाओं के वहाँ पर था और तानाशाही था, ये भी नहीं कह सकते थे। तो इन्होंने जो 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 इतिहास को जिस तरह से बताया वो सही नहीं था। एक तो धर्म के आधार पर बताना बिल्कुल गलत था, और दूसरा ये कि केवल एक ही धर्म का शासन था, ये भी सही नहीं था। और पुराने प्राचीन काल में हिंदू धर्म के शासक हुए, ये भी सही नहीं था। इस वजह से इनकी समस्याएं ये थी। तो इन्होंने कैसे बांटा? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंड में बांटा। ध्यान रखना, एक है हिंदू, दूसरा है मुसलमान और तीसरा है ब्रिटिश। कई जगह पर हम लोग इसको ईसाई लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने जो बांटा वो क्या बांटा, उन्होंने ब्रिटिश नाम से बांटा था, ईसाई शब्द में नहीं लिखा था। ध्यान रखना, वो तो हम लोग याद रखने के लिए कि धर्म के आधार पर तो इसको ईसाई बांट दिया। तो 3 आधार पर बांटा है। तो उनका मेन मोटिव जो बांटने का था वो क्या था, धर्म पर आधारित था। तो इसमें समस्या क्या थी? समस्या थी कि किसी भी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से कालखंडों में नहीं बांटा जा सकता। भाई अगर उस कालखंड में किसी विशेष धर्म के शासकों का काल रहा हो तो आप उसको उस धर्म से नहीं बोल सकते कि उन्हीं का काल था, क्योंकि उस समय जनता तो दूसरे धर्म की होगी ना। तो ऐसे में केवल धर्म के आधार पर शासन को बांटना सही नहीं था। दूसरा, वे दर्शाना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में जाति धर्म के नाम पर बटा था। भारत जो है वो जाति और धर्म के नाम पर बटा हुआ था, लेकिन भारत कभी बटा हुआ था ही नहीं। ऐसा जाति और धर्म के मामले में हमारे यहाँ पर ऐसी कोई दुविधा नहीं थी। तो ये तो जेम्स मिल का सोचना ही गलत था कि ब्रिटिश के आने से पहले भारत में बहुत अंधविश्वास था, भारत में जाति प्रथा को लेकर लड़ाइयाँ चलती थी, जाति था, प्रथा था, बहुत था। लेकिन
मैं मानता हूं कि जाति प्रथा थी उस समय, भाई छुआछूत जैसी बीमारियां और जैसी जो प्रथाएं ये चलती थी, ऊंच नीच की भावना थी, लेकिन धर्म से संबंधित ये कुछ लड़ाइयां नहीं थी उस समय। तो उनने बोला कि भाई जाति और धर्म बटा था तो ये सही नहीं था, उस समय ऐसा तो नहीं था देश। जबकि प्राचीन युग के शासकों का तो कोई धर्म भी नहीं था, बहुत सारे शासकों का धर्म ही नहीं था। ये तो हम लोग पढ़ते हैं कि सनातन धर्म के थे, सनातन धर्म के थे, तो आपने फिर हिंदू क्यों बोला? तो सनातनी धर्म के थे, उसमें से बहुत सारे राजा अलग अलग धर्मों के भी थे, जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उसके बाद कुछ और राजा हुए जो बाहर से भी आए, कुषाण वगैरह जो आए, तो शक कुषाण है, तो वो उनका धर्म भी नहीं पता था कि भाई कौन से धर्म के थे। तो कहीं ना कहीं जगह वैष्णव धर्म का नाम भी मिलता है। तो आप ऐसा केवल ऐसा नहीं बोल सकते कि राजा सारे हिंदू थे उस समय। तो ऐसे में इनका जो इतिहास को बांटना था वो गलत था। उसकी 3 समस्याएं हमने यहाँ पर लिख दी है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे समस्याओं को बता करके जेम्स मिल के इतिहास लिखने के तरीके पर सवाल उठा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित किया? अंग्रेजों का विश्वास था, देखो अंग्रेजों का विश्वास था, क्या विश्वास था? कि चीजों को जितना हो सके लिखो, चीजों को लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी होता है। तो अगर चीज़ों को लिखने में विश्वास रखते थे वो, तो इसी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया? चीज़ों को लिखने में विश्वास रखते थे, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाए? अभिलेख कक्ष बनाए, रिकॉर्ड रूम बनाए, अभिलेख कक्ष बनाए या अभिलेखाकार बनाए। तो अभिलेख कक्षों के माध्यम से अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित किया और हर एक डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग दफ्तर के लिए अपने अपने एक सेपरेट अभिलेख कक्ष भी बनाए। और किस तरह से एक विभाग के अधिकारी दूसरे विभाग को पत्र लिखते थे, इन पत्रों के लिए भी पूरा स्टोरेज उनके पास में था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज लोग इसलिए अंग्रेजों का विश्वास जो था कि वो लिखने पर विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने संग्रहालय बनाए, अभिलेखागार यानी रिकॉर्ड रूम बनाए। इन दोनों जगहों पर वो संग्रहालय में भी बहुत बड़े पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के वो जो है नमूने रखते थे वो। तो अंग्रेजों ने दस्तावेजों को संग्रहालय और अभिलेखागार बनाकर सुरक्षित किया, क्योंकि उनका मानना था। अब इसको आप थोड़ा लंबा कर दो, थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था, उनका मानना था कि चीजों को जितना हो सके लिखो, जितना हो सके लिखा जाए। तो चीज़ों को जितना हो सके लिखा जाए, ये उनका मानना था। अगर उनकी मान्यता सही थी तो इसी वजह से उन्होंने हमारे देश में सरकारी रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट करवाया। कैसे? अभिलेखागार के माध्यम से और संग्रहालय के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इतिहास के पुराने अखबारों से क्या जानकारी जुटाते हैं? इतिहासकार पुराने अखबार से क्या जानकारी जुटाते हैं? वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती थी? अब ये आज की बात नहीं हो रही है, ये अंग्रेजों के ज़माने की बात हो रही है। और अंग्रेजों के ज़माने में जो अखबार होते थे वो बड़े सटीक होते थे। उस समय जो हमारे अखबार होते थे वो सच्चे और वाकई में सच लिखने वाले होते थे। जबकि उस समय की जो पुलिस रिपोर्ट होती थी, वो अंग्रेजों के सानिध्य में होती थी। तो उस समय की जो पुलिस रिपोर्ट होती थी वो पूरे अंग्रेजों के सिस्टम के हिसाब से थी। तो पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल उठ सकता था। पुलिस रिपोर्ट जो होती थी वो सही नहीं होती थी। सही नहीं होती थी वो, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं बोलूं कि अखबार को अगर वो अखबार को पढ़ना शुरू करेंगे, तो अखबार पढ़ेंगे तो उनको क्या लगेगा कि अखबार में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और अगर पुलिस की रिपोर्ट देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि पुलिस की रिपोर्ट में गलत लिखा हुआ है। तो इतिहासकार पुराने अखबार से जानकारी जुटाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतिहास के जो पुराने अखबार है वो सच्ची घटना को लिखते थे। क्योंकि उस समय इतना अखबारों को जो है
मतलब जो ब्रिटेन होते थे उनकी टिप्पणी लिखने का पूरा पूरा अधिकार था, तो वो आराम से सच्ची घटना लिखते थे। लेकिन पुलिस के साथ क्या होता था, पुलिस तो ब्रिटेन के अंडर में काम करती थी, तो ब्रिटेन सरकार जो बोलती थी वैसी रिपोर्ट तैयार करते थे, तो पुलिस की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं रहता था कि सच्ची रिपोर्ट नहीं है। तो इसी वजह से दोनों की रिपोर्ट में, यानी अखबार की जो डेटा होते थे उसमें और पुलिस की जो जानकारी होती है, दोनों में इसलिए अलगाव होता था, अलग अलग होती थी। उसका कारण यही है, क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो जरा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। जो मैंने बताया वही कि अखबार सच्चे होते थे, पुलिस की रिपोर्ट जो होती थी वो सही नहीं होती थी। पुराने अखबारों में जो जानकारी होती थी, पुराने अखबार में जो जानकारी होती थी वे सच्ची और ठीक होती थी, जबकि पुलिस की रिपोर्ट झूठी होती थी उस समय की। अंग्रेजी शासन में पुलिस अंग्रेजों के कहने पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करती थी, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता, जबकि अखबारों की जानकारी सच्ची रिपोर्ट पर आधारित होती थी। अखबारें स्वतंत्र रूप से घटनाओं को लिखा करती थी, इसलिए पुरानी जितनी भी घटना, आपको अगर मैं आपसे ऐसे ही कहूँ, देखो एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, एग्जाम्पल पे हम लोग जाए तो आपने भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सबने सुना होगा, जालियांवाला बाग। अब जालियांवाला बाग की बात कर लूँ अगर मैं, तो जालियांवाला बाग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई एक रिपोर्ट जो है वो पुलिस रिपोर्ट आती है भाई कि कितने लोग वहाँ पर मरे थे, है ना, एक रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट बोलती है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत कम लोगों की डेथ जो है यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर्ड की कि ऐसा नहीं हुआ था, ये गलत तरीके से पेश करते हैं। अखबार पढ़े जब जाके समझ में आया कि एक्चुअल में उस समय हुआ क्या था, तो अखबार से मैं उस जलियांवाला बाग के बारे में सब कुछ समझ में आया, न कि पुलिस रिपोर्ट की वजह से। इसलिए पुराने लोग जो लोग होते अखबार जो होते थे वो सटीक होते थे और पुलिस की रिपोर्ट सही नहीं होती थी। इसलिए इतिहासकारों ने किस पर ज़्यादा ध्यान दिया, इतिहासकारों ने अखबारों की कटिंग को इकट्ठा किया, अखबारों की सूचना को इकट्ठा किया, और वही सूचनाओं ने हमारा इतिहास बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा। रॉबर्ट क्लाइव साहब ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था रेनल नाम का एक व्यक्ति था, उसको एक काम सौंपा था। तो रेनल नाम का जो व्यक्ति है उसी ने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा तैयार करने के लिए का काम किया था, और जो नक्शा था वो तैयार किया गया था। तो उसमें बहुत सारे डेटा उन्होंने दिया था बाउंड्री को लेकर के, या ये जो उस समय तक प्रॉपर नक्शा था भी नहीं, तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने यह काम करवाया था रेनल के हाथों। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास में किन घटनाओं की तिथियां महत्वपूर्ण हो जाती है। इतिहास में किन घटनाओं की तिथियां महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर मैं राजा की बात कर लूँ, मान लो राजा की बात करूँ, राजा महाराजाओं का इतिहास है, तो कौन सी घटना जो है वो उसको इतिहास में तिथियों के रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जैसे राजा की बात कर ले तो राजा में पहली घटना राजा का राज्य अभिषेक, राजा का कोरोनेशन, राज्याभिषेक, राजा का जब राज्याभिषेक होता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। दूसरा, राजा की शादी की जो डेट होती थी उसको भी मेंशन किया जाता था, राजा की शादी की जो तारीख होती थी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती थी, इसलिए इतिहास में इन घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। तीसरा, राजा के पुत्रों का जन्म, राजा के पुत्रों का जन्म, पुत्र का जन्म, नाम वगैरह सब कुछ आता है और तारीख वगैरह सब कुछ आती है। चौथा, राजा की मृत्यु, प्रत्येक राजा की मृत्यु के बारे में जरूर लिखा है, राजा की मृत्यु। आप अकबर पढ़ते हो तो अकबर के बारे में ये सब तो चीज़ पढ़ते हो, उसमें आपको अकबर का राज्य अभिषेक आएगा, उसमें आपको रानी जोधाबाई से शादी के बारे में बताएंगे, उनके पुत्रों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, राजा की मृत्यु के बारे में जानकारी मिलेगी, और साथ में ये भी जानकारी मिलेगी कि उसके बाद गद्दी पे कौन बैठा, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो ये भी एक तारीखों के साथ लिखी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इतिहास में किन घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण हैं। तो अगर मैं राजा को एग्जाम्पल मान लूँ तो ये घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इतिहास पूरा राजा महाराजाओं के इर्द गिर्द घूमता था। अगर राजा महाराजा की जगह मैं एग्जाम्पल में आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर लूँ तो यहाँ पर मैं गवर्नर जनरल की बात करूंगा। तो गवर्नर जनरल कब अपॉइंट किए गए, कब से कब तक शासनकाल था, क्या क्या नीतियाँ थी, वो लिखना पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं घटनाओं पर आधारित होती है इतिहास। तो इतिहास निम्नलिखित घटनाओं पर आधारित होता है, ये आपने याद रखा होगा। तो यहीं पर वो चीज़ है, इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
कौन सी घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है? निम्नलिखित घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाती, जैसे राजा को कब ताज पहनाया गया, पहला क्वेश्चन, इसकी तिथि जरूरी है। जैसे किस साल उसकी शादी हुई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे किस साल राजा के घर में बच्चा पैदा हुआ, किस साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, युद्ध के बारे में भी बहुत आता है, राजा का युद्ध से बड़ा संबंध होता था। उसकी मृत्यु कब हुई, या उसके बाद कौन शासक गद्दी पे बैठा, ऐसी जो घटनाएं राजा के जीवन में होगी, केवल उन्हीं का तारीख फिक्स होता है, बाकी घटनाओं के बारे में यहाँ कोई जिक्र नहीं होता है। तो इन घटनाओं को ही इतिहास में लिखा जाता था। तो अब आपको उत्तर मिल गया होगा किन इतिहास में किन घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रश्न क्रमांक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप लिख दोगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में गवर्नर जनरल बना था। लेकिन थोड़ी सी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कि क्या हुआ था कि बंगाल का गवर्नर था ये वॉरेन हेस्टिंग्स शुरुआत में। 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया था। तो ये अगर क्वेश्चन, अगर इतिहास में थोड़ा सा इसको हम लोग गौर से देखें तो हमको कुछ और नया चीज समझ में आता है। एक था कि बंगाल, मद्रास और बंबई, इन तीनों पर सबसे पहले राज करता था ब्रिटिश। बंगाल, बंबई और मद्रास, इन तीनों में हमारे एनसीईआरटी में अभी इसी को सही मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस वजह से इसका उत्तर मैंने वॉरेन हेस्टिंग्स से लिखा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि इतिहास में एक्चुअल में क्या लिखा है, एक्चुअल में हम लोग कैसे पढ़ते हैं उसको। बंगाल, मद्रास और बंबई, 3 जगह पर शासन हुआ करता था। ये आपको मैं बना के बता दूं, ये 3 जगह है, ठीक है। 3 जगह कौन कौन सी है? ये आपका हो गया बंगाल, ठीक है, बंगाल। ये हो गया आपका बंबई, इधर बंबई, और यहां पर हो गया आपका मद्रास। ये तीन अलग अलग प्रांतों पर ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में शासन किया था। तो शुरुआत में क्या था कि बंगाल का, बंबई का और मद्रास के तीनों के अलग अलग गवर्नर होते थे। तो क्या किया इन्होंने 1773 में, क्या किया, इन तीनों के गवर्नर के ऊपर एक ही गवर्नर बना दिया, इसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसको बोला जाता है गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। तो जब 3 अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे तो सबके ऊपर एक गवर्नर बनाया जिसका नाम था गवर्नर जनरल, और वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन कुछ किताबों में क्या लिखा होता है कि ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, लेकिन उस समय भारत पर ये तीनों राज्यों में राज करती थी अंग्रेज, इसलिए एनसीईआरटी में लिखा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम, इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आता है, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वही भारत का गवर्नर जनरल बाद में बना दिया गया, इसलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स लिखा हुआ है, जो 1773 में था। तो 1773 में तीनों पर राज करता था, पूरे भारत पर कभी राज उस समय था ही नहीं। तो बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में बोला जाता है कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल जो वास्तव में बना था वो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था, जो बाद में 1833 में बना था, ठीक है सब दोस्तों। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो इसका उत्तर तो फिलहाल हमको यही समझना है, क्या वॉरेन हेस्टिंग्स ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, क्योंकि इन तीनों का गवर्नर जनरल एक ही था, बंगाल का वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, 1773 में बना था। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही ये डाटा आपको लिखना पड़ेगा, और यही इसका सही उत्तर होगा फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत का आखिरी वायसराय कौन था? देखिए अभी तो हमने क्या बोला, गवर्नर जनरल, यही मैंने बोला गवर्नर जनरल, और अभी हम लोग बोल रहे हैं वायसराय। तो क्या डिफरेंस है गवर्नर जनरल में, गवर्नर जनरल में और वायसराय में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये आखिरी वायसराय पूछ रहा है ना, वायसराय। तो वायसराय क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। देखिए आपको 1857 की क्रांति के बारे में तो पता होगा, 1857 की क्रांति के बारे में पता होगा, ठीक है ना।
1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसने अंग्रेजों को मजबूर कर लिया विचार करने पर कि भाई भारत में शासन करना बहुत आसान नहीं है, कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। तो 1857 की क्रांति से पहले आपको केवल गवर्नर जनरलों के नाम मिलेंगे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद आपको यह वायसराय का नाम मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या अंतर है? गवर्नर जनरल जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, तब तक इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन इस विद्रोह के बाद, ये जो विद्रोह हुआ था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा पावर ले लिया, और सारा पावर किसके अंडर में आ गया? अब क्राउन के अंडर में आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंदर। महारानी विक्टोरिया ने, एलिजाबेथ जो भी इस समय रही होगी, तो महारानी ने अपने अंडर में लिया। तो ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट क्राउन राज यहाँ पे शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय ब्रिटिश सरकार सीधा यहाँ पर शासन करती थी। तो उसने गवर्नर जनरल की बजाय किसको अपॉइंट किया? वायसराय को किया। तो वायसराय और गवर्नर जनरल है एक ही चीज, लेकिन यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी और यहाँ क्राउन काम कर रहा था, तो इसलिए अलग अलग हम आपको दिखते हैं। सबसे आखिरी जो वायसराय था वो 1947 तक जो बना था, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत की आज़ादी तक रहा, और उसका नाम यहाँ पर आपको मिलेगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट बात करते हैं, जेम्स मिल कौन थे? तो जेम्स मिल कौन थे? जेम्स मिल एक अर्थशास्त्री थे, एक अर्थशास्त्री थे। अगर आप ये भी लिखोगे, लेकिन देश का नाम लिखना पड़ेगा। अर्थशास्त्री थे, एक राजनीतिज्ञ थे, एक राजनीतिज्ञ थे, एक दार्शनिक भी थे, वो राजनीतिक दार्शनिक थे, और ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड थे, स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड के दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक, तीनों थे। तो ये दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक थे। तो इन्होंने किताब लिखी थी जिनका नाम क्या था? जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब भी लिखी थी। बस इनके बारे में ही लिखना कि जेम्स मिल स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। उनसे एक उनने एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की, ब्रिटिश इंडिया नाम की बुक लिखी थी, जिन्होंने उसने भारत को 3 भाग में बांटा था। भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 इतिहास में बांटा था, और वो स्कॉटलैंड के थे। बस इतनी जानकारी लिख दो, उनके लिए तो काफ़ी है इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। सबको पता है, प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। 3 भाग में बांटा है ना। अब 3 भाग में बोल सकते कि प्राचीन इतिहास कौन सा था? प्राचीन इतिहास अत्यंत प्राचीन समाज से जुड़ा हुआ था। मध्यकालीन इतिहास जो न तो प्राचीन था न आधुनिक था, संक्रमणकालीन इतिहास था, बदलावों का दौर था। और आधुनिक इतिहास विज्ञान, तर्क, मुक्ति, समानता जैसी भावनाओं पर आधारित था। तो आप इसमें इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर खाली आपको इतना लिखना है कि कितने भागों में था, तो आप 3 भाग बता सकते हैं, प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास। इसको 3 भाग में भारतीय इतिहासकारों ने ही बांटा है। जबकि इससे पहले कौन से थे? जेम्स मिल ने तो इसको धर्म के आधार पर बांट दिया था। तो इसका उत्तर यही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। अंग्रेजों को क्या लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? अंग्रेजों को क्यों लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि सर्वेक्षण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अंग्रेजों का यह मानना था कि अगर किसी देश को जानना है, उसके देश पर अगर अच्छे तरीके से शासन करना होगा, तो उस देश को सबसे अच्छे तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश पर शासन करने के लिए उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ये अंग्रेजों का मानना था। इसी वजह से वो जो सर्वेक्षण करवाते थे, वो सर्वेक्षण के द्वारा पौधों, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का सर्वेक्षण कराते थे। वे जनगणना के द्वारा भारत में रहने वाली जातियों, जनसंख्याओं और उनके बीच की समस्याओं को जो है वो गणना करवाते थे, सर्वेक्षण करवाते थे। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने खाली देश पर सही तरीके से राज करने के लिए ही ये था, उनका मानना भी था ये। तो देखते देखते इसको अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनके लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण था। सर्वेक्षण से वे धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु और स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ
मिलती हैं। स्थानीय का जो इतिहास है, अलग अलग जगह अलग अलग देवी देवता की मान्यता चलती है, अंधविश्वास चलता है, और मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबकी चीज़ों को उनको जानकारी, फसलों की जानकारी, मिट्टी की जानकारी मिल जाती है। इसी कदम में अंग्रेज ने जनगणना शुरू की और कई प्रकार के सर्वेक्षण किए। तो जनगणना भी अंग्रेजों ने इसी के चलते शुरू की। तो अंग्रेजों की बहुत अच्छी देन हम समझ सकते हैं कि जनगणना करना हमें सिखाया, और एक अच्छी आदत उन्होंने हमें बताई कि अब आपको हमेशा आपके देश को जानना है तो पहले जनगणना सर्वेक्षण कराओ, क्योंकि उसके बिना आप सही तरीके से शासन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा? अभिलेख बनवा करके, हर एक ऑफिस में उन्होंने क्या बनवाया? अभिलेख बनवाया। ये तो हमने अभी पढ़ा था कि अभिलेखागार और संग्रहालयों के संग्रहालय के माध्यम से उन्होंने अपने सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में नक्शा बनाने वाला विभाग कौन सा है? भारत में नक्शा बनाने वाले विभाग जो है वो है सर्वे ऑफ इंडिया। ये सर्वे ऑफ इंडिया अंग्रेजों का बनाया हुआ है, जो देहरादून में है, और सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही नक्शा बनाया गया था। अगर इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब की गई थी और किस शासन में हुई थी? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1803 में ब्रिटिश शासन में हुई थी, 1803 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी पूछेगा तो मुख्यालय का नाम भी लिख देना। इसका मुख्यालय देहरादून में है, सर्वे ऑफ। और आज देहरादून में मुख्यालय किस चीज का? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का है, ठीक है। वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आज देहरादून में है। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो बहुत पुराना था उसका नाम क्या था? उसका मुख्यालय कहाँ पर था? देहरादून में था। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? ये तो आपको किताब में पढ़ने में मिलेगा, आप किताब में पढ़ने को मिलेगा। शायद सेकंड चैप्टर में तो इसका फोटो भी दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 में तो आपको फोटो भी मिलेगा कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करते हुए अंग्रेजी सैनिक, क्योंकि 1857 की क्रांति में क्रांति जो की गई थी उसमें सबसे पहले बोला गया था कि सबसे पहले तो अंग्रेजी शासन का विरोध करना है तो किसी राजा को सबसे पहले राजा घोषित करना पड़ेगा। और उस समय राजा कौन थे? अंग्रेजों से पहले मुगल ही सबसे पावरफुल थे। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर साहब जो थे उनको बनाया गया, हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया, घोषित कर दिया, और बोला कि अब हम आपके अंडर में युद्ध लड़ेंगे। लेकिन वो बादशाह बिल्कुल कमजोर थे और ऐसे ही मतलब बिल्कुल अंतिम अवस्था में थे, तो फिर उनको गिरफ्तार भी कर लिया। तो अंतिम बादशाह कौन थे ये जरूर पूछता है। तो अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम बादशाह थे, जफर के नाम से जानते थे उनको। जनगणना किसे कहते हैं? ये तो बहुत सिंपल और सही क्वेश्चन है। जनगणना किसे कहते हैं? जनगणना एक सर्वेक्षण का तरीका है जिसमें किसी भी देश की जनता के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है, और जनता के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी इकट्ठा की जा सकती है, जैसे उनके रहन सहन, जाति, रीति रिवाज और साक्षरता, महिला पुरुष, बहुत सारा लिख सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कि ये अंग्रेजों के ज़माने से पूछा गया कि उस समय वो क्या करते थे, तो उस समय वो जो भी जानकारी उठाते थे उसको भी लिख सकते हैं आप। तो या तो बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार की जानकारी को निकालने के लिए सर्वेक्षण कराया जाता है, ये जनगणना प्रत्येक 10 साल में। ब्रिटिश शासन से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना से जुड़ी जानकारियों के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता था और सभी नागरिकों की गणना की जाती थी, जिसे जनगणना कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां, जैसे, तो कुछ और आगे लिख सकते हैं, जानकारी जैसे लिंगानुपात कितना है ये पता चल जाता हमें, मातृ मृत्यु दर कितनी है ये पता चल जाती है, शिशु मृत्यु दर भी पता चल जाती है, साक्षरता पता चल जाती है ना। तो साक्षरता पता चल जाती है, शिशु मृत्यु दर पता चल जाती है, मातृ मृत्यु दर पता चल जाती है, और टोटल जनसंख्या पता चल जाती है, लिंगानुपात, महिला पुरुषों की संख्या कितनी है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां जो है एक अकेले जनगणना से मिल जाती हैं, जो हर 10 साल में होती है और होनी भी चाहिए। पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा माना जाता था? पश्चिम मतलब पाश्चात्य जगत। जब बोलते ना पश्चिम में, पश्चिम मतलब ये मैं 0 डिग्री पे खड़ा हूँ, तो इधर से उधर जाएंगे तो पश्चिम, और इधर से इधर जाएंगे तो पूरब है। इधर सूरज उगता है, इधर पूरब होना चाहिए आपके लेफ्ट हैंड की तरफ। तो आपके राइट हैंड की तरफ जो इधर जाओगे यहाँ पश्चिम वाला एरिया है, और पश्चिम मतलब यूरोप, पश्चिम मतलब अमेरिका। यूरोप और अमेरिका में आधुनिक युग को कैसा मानते थे? आधुनिक युग को मानते थे तर्क पर आधारित, क्योंकि देखिए हम लोग इस बात से नकार नहीं सकते कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार विदेशों में हुए हैं, भारत में आविष्कार बहुत ही कम मिलते हैं। तो दुनिया में जो तर्क शक्ति थी वो सारी की सारी वहीं से निकली है। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान वहाँ से आया है। उसके अलावा मुक्ति
सब लोग फ्री होना शुरू हुए तो पाश्चात्य से हुए, समानता का अधिकार वहीं से आया, भाई फ्रांस से तो आया, तो सारी चीज़ें वहीं से आई है। तो तर्क, विज्ञान, मुक्ति और समानता पर आधारित था। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता और आधुनिकता की ताकत के विकास का युग माना जाता था। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, भले हम लोग बोले कि भारत में जब अंग्रेजों का राज था तब ये समानता के विचार भले ही नहीं थे, लेकिन पश्चिम में तो आ गया था ना भाई, हमसे पहले बहुत सारे देश अलग हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। तो पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान का काल मानते थे, पश्चिम में आधुनिक काल को तर्क का काल मानते थे, पश्चिम में उस समय लोकतंत्र का विकास हो रहा था, मुक्ति हो रही थी, मतलब लोग फ्री हो रहे, देश फ्री हो रहे थे, समानता जैसी भावनाएं विकसित हो रही थी, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यही था। फ्रांस के जो रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, उसमें समानता के तत्व, भाईचारे के तत्व और स्वतंत्रता के तत्व विद्यमान थे। तो जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता था, इसलिए पश्चिम को में आधुनिक युग को कैसा माना जाता था, तो वो आप 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा, विज्ञान, तर्क, मुक्ति, लोकतंत्र, समानता, बस इस पर आधारित था पूरा पश्चिमी पाश्चात्य जगत। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? तो औपनिवेशिक युग उसे कहा जाता है जिस युग में कोई एक देश दूसरे देश पर दबाव या कंट्रोल कर ले। वो भी कौन सा वाला कंट्रोल? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सत्ता हथियार ले किसी दूसरे देश की, या उस पर सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से कंट्रोल कर ले, नियंत्रण कर ले, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग वह युग है जिसमें कोई देश किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता हो, कंट्रोल कर ले पूरा उसको, जैसे भारत पे किया था। भारत पर ब्रिटिश शासन का युग औपनिवेशिक युग कहलाता है। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं? औपनिवेशिक युग वह युग है जिस युग में किसी देश ने किसी दूसरे देश पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया और उस पर शासन किया हो, तो ऐसे युग को हम लोग कहते हैं, कैसे क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग। नेक्स्ट है औपनिवेशीकरण क्या कहलाता है? देखिए, औपनिवेश बनाना और औपनिवेशीकरण दो अलग अलग चीज है। औपनिवेश, अब जब किसी दूसरे देश के हाथ में हमारा देश का समाज का कंट्रोल आ जाएगा, किसी दूसरे देश के हाथ में हमारे देश की राजनीति कंट्रोल में आ जाएगी, या किसी दूसरे देश के अंडर में हमारे देश की आर्थिक स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है अगर वो सालों तक हमारे देश को ऐसे कंट्रोल में रखेगा तो हमारे देश में राजनीतिक बदलाव आएंगे, हमारे देश में सामाजिक बदलाव आएंगे, हमारे देश में आर्थिक बदलाव आएंगे, हमारे देश में सांस्कृतिक बदलाव आएंगे। तो औपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश पर दबदबा कायम करता है, जिसके कारण औपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जब एक देश दूसरे देश में या ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर दबदबा कायम करता है, जिसके कारण उस देश में जो गुलाम है उस देश में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव आते हैं, और इसी बदलाव को औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो औपनिवेशीकरण किसी गुलाम देश में होने वाले बदलाव ही तो हैं। जब एक देश, ध्यान से सुनना, जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, जब किसी एक देश पर आते हैं, एक देश पर दूसरे देश के दबदबे की वजह से उस देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। ये एक साथ नहीं होता है, सालों लग जाते हैं। अंग्रेज जब शुरुआत प्लासी के युद्ध से हुई थी, जब 1757 में इस देश पर प्लासी का युद्ध हुआ, तब से माना जाता है कि अंग्रेजों का प्रशासन देश में शुरू हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे सारे मामलों में इंटरफेयर करने में काफ़ी समय लगा दिया। तो बहुत लंबे समय लगा, ये प्रक्रिया चलती गई और हमारे पूरे सिस्टम में बदलाव ला दिया। पहले हमारी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि हम लोग लिखित में रिकॉर्ड रखते थे, अंग्रेजों ने हमें बता दिया। पहले हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि भाई जनगणना करवा के, सर्वे करवा के हम देश चलाते थे, उनने सिस्टम लगा दिया। पहले हमारे देश में से राजा महाराजा का शासन नहीं था, हमारे देश में राजा महाराजा का शासन था, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ सकता था या देश की सत्ता नहीं हथिया सकता था। अंग्रेजों ने हमें वो करने के लिए कहा। हमारे देश के राजनीतिक परिदृश्य में पूरा बदलाव आ गया, आर्थिक स्थिति में बदलाव आ गया, और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक स्थितियों में भी बदलाव आया है, सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है, और वही है औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। बात समझ में आई?
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना में किस तरह की जानकारी इकट्ठा की जाती है? तो जनगणना में किस तरह की जानकारी इकट्ठा की जाती है? देखिए, जनगणना की अगर ये क्वेश्चन ब्रिटिश काल से पूछा गया है तो ब्रिटिश काल में जो जानकारी वो लोग इकट्ठा करते थे वो कम जानकारी होती थी, लेकिन आज की तारीख में जनगणना से तो बहुत सारी जानकारी इकट्ठा होती है। तो जनगणना से किसी देश में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, रीति रिवाज और अन्य कई जानकारियां मिलती हैं, जैसे लिंगानुपात के बारे में जानकारी, जैसे साक्षरता के बारे में जानकारी, जैसे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, है ना। तो ये जानकारी, जन्म लेने वाले बच्चों की जानकारी या मरने वाले लोगों की संख्या की जानकारी, सब कुछ तो मिलता है। तो ये 10 साल में होने वाली जो जनगणना है ये बहुत कुछ कह जाती है, इससे धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। लेकिन अगर आप खाली ब्रिटिश की बोलो तो वो जाति के आधार पर रीति रिवाज और जनसंख्या की ही बात करते हैं। तो जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में पता चलता है। एक तो सही सीधी सी बात है, आज भी हम लोग करते हैं। उनकी जाति के बारे में पता चलता है, कितने लोग किस जाति के हैं। भाई, जब सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देती है, जब सरकार ओबीसी को आरक्षण देती है, तो उनको पता तो होना चाहिए कि कितनी जनसंख्या में और किस किस को देना है। तो जब तक जनगणना नहीं कराएंगे तब तक समझ में कैसे आएगा कितने लोगों को आरक्षण देना है। तो जनगणना बहुत जरूरी है। जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में भी जानकारियां मिलती है, कितने लोग किस प्रकार के व्यवसाय में लिप्त है, कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग कृषि कर रहे हैं, किसानों की संख्या कितनी है, सब कुछ इस जनगणना में पता चल जाता है। तो जनगणना तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ये अभी 10 साल में होना चाहिए। 2011 में आखिरी हुई थी, 2021 में होना चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। सरकार को जनगणना पर ध्यान देना चाहिए। अगर जनगणना हुई और सरकार को बहुत सारा डाटा जो चाहिए वो आना चाहिए ना, हमको भी तो पता चले कि एक्चुअल में देश में क्या चल रहा है। अगर आपको इस देश को जानना है तो जनगणना बहुत ज़रूरी है। जनगणना हमारे देश का आईना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी एक स्कॉटलैंड के एक बड़े स्कॉलर थे, स्कॉटलैंड के दार्शनिक थे। स्कॉटलैंड के दार्शनिक, राजनीतिक दार्शनिक लिख सकते हैं। उनका नाम था जेम्स मिल। तो जेम्स मिल ने लिखी थी, जिसने भारत के इतिहास को 3 भाग में बांटा था। तो जेम्स मिल ने लिखा था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आप इसको उत्तर को खाली जेम्स मिल ना लिखें, क्योंकि हमने भी जेम्स मिल लिखा है। तो अगर आप उत्तर को खाली जेम्स मिल लिखते तो बड़ा अधूरा सा लगता है। आप ये लिखिए कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने लिखी है। तो पूरा नाम लिखोगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा लिखने में, आपका उत्तर भी लंबा हो जाएगा। अब हमने केवल जेम्स मिल ने लिखा है, तो यहाँ इसका उत्तर क्या लिखना पड़ेगा कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक स्कॉटलैंड के राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने लिखा है। तो बड़ा अच्छा उत्तर को पढ़ने में लगेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि उत्तर केवल एक आध शब्दों में ना हो। हमने यहाँ लिखा है जरूर, लेकिन मैंने उसको बताया है अभी आपको कि कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? जेम्स मिल ने लिखा है, याद तो जेम्स मिल ही रखना पड़ेगा। अब आपको बताना है कि सही और गलत बताए कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। और गलत भी होगा तो हम लोग बताएंगे कि सही क्या था एक्चुअल में। यहाँ हम लोगों ने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में गलत क्यों है। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला पॉइंट है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। अब बहुत सारे लोग इसको देखकर तुरंत बोल देंगे हाँ सही तो बोल रहा है कि उसने धर्म के आधार पर बांटा था। जेम्स मिल साहब ने भारत के इतिहास को 3 कालखंड में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो हमारा इतिहास बांटा था वो कैसे बांटा था? उन्होंने लिखा था कि भारत का इतिहास हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ये लिखते थे। वो ईसाई नहीं लिखते थे, वो क्या लिखते थे? ब्रिटिश लिखते थे। तो यहाँ अगर ईसाई शब्द लिखा है तो मैं इसको गलत कहूँगा, क्योंकि उनने शब्द ही गलत लिखा ना। उनने ईसाई के बजाय क्या नाम दिया? ब्रिटिश लिखा था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ब्रिटिश होना चाहिए। इसलिए कथन ईसाई होने की वजह से यहाँ पर गलत हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको गलत कहेंगे। ठीक है, दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड कथन, सरकारी दस्तावेज से हमें समझने में मदद मिलते हैं कि आम लोग क्या सोचते हैं। सरकारी दस्तावेज से, सरकारी रिकॉर्ड हमने पढ़े, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि सरकारी दस्तावेज से हमें क्या जानकारी मिलती है। सरकारी दस्तावेज से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय का जो अधिकारी वर्ग था, अधिकारी लोग क्या सोचते थे, अधिकारी क्या सोच रखते थे।
तो क्या सोच रखते थे ये हमें समझ में आती है, लेकिन हमें बिल्कुल ये पता नहीं चलता कि देश के आम आदमी क्या सोचते थे, ये सरकारी रिकॉर्ड से बिल्कुल पता नहीं चलता। तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो बिल्कुल मदद नहीं मिलती, उसके लिए हमें दूसरे स्रोत को भी जाना पड़ता है। हमारे देश के कुछ लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। हमारे देश के कुछ लोगों ने उपन्यास लिखे, कुछ कविता लिखी, कुछ नेताओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। इन लोगों की जीवनियां और किताबें पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि भाई सरकारी दस्तावेज के अलावा हमारे देश के लोग क्या सोचते थे, वो उससे समझ में आता है। तो गवर्नमेंट के जो अधिकृत रिकॉर्ड है उससे समझ में आता ही नहीं है। आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने उसको स्पष्ट किया है, उसका नाम ही था टॉपिक का कि अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। तो ये तो बिल्कुल पता नहीं चलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ख जो है वो भी गलत है आपका ऑप्शन। सही मैंने आपको बता दिया कि केवल अधिकारियों की सोच और उनकी रुचि के बारे में पता चलता था उससे। नेक्स्ट जो है आपका ये क्या है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते थे। ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को ऐसा वाकई में लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते थे। तो ये तो सही है, इसको मैं सही कहूंगा, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सही जोड़ी मिलाना है। अब सही जोड़ी मिलाना है तो बहुत इत्मीनान से देखना, हालांकि ज़्यादा बहुत टफ नहीं है ये, आपको शब्द याद है तो आप कर लोगे। पहला है एक इधर अब बनाया गया क, इसकी जोड़ी बनानी है किससे, ख से, तो हम लोग यहाँ जोड़ी बना देंगे और फिर उत्तर देख लेंगे। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन आएगा क्या, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, क्या सर्वे ऑफ इंडिया का 10 वर्ष से कोई संबंध है, तो नहीं है। क्या सर्वे ऑफ इंडिया का स्कॉटलैंड से कोई संबंध है, तो नहीं है। क्या सर्वे ऑफ इंडिया का माउंट बेटन से संबंध है, तो बिल्कुल नहीं, माउंट बेटन तो वायसराय थे। क्या देहरादून से संबंध है, तो देहरादून से संबंध है क्योंकि 1803 में भारत का सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में बनाया गया था, जो सर्वे करता था, नक्शे बनाता था। तो ये देहरादून ही इसका सही उत्तर है पहले का। ठीक है, इसका देहरादून हो गया। दूसरा जनगणना, जनगणना कितने साल में होती है, तो जनगणना 10 साल में होती है, तो 10 इसका सही उत्तर है। ये तो बिल्कुल सिंपल था। दस्तावेज कहाँ पर रखे जाते थे, तो अभिलेखागार में दस्तावेज रखे जाते थे, ये भी बिल्कुल सिंपल था आपके पास। जेम्स मिल क्या थे, जेम्स मिल का संबंध स्कॉटलैंड से था। अभी हम बार बार पढ़ रहे थे कि जेम्स मिल नाम के व्यक्ति स्कॉटलैंड में हुआ करते थे, तो उनके वहाँ के एक दार्शनिक थे। ये वायसराय की बात करें तो अंतिम वायसराय कौन था, ये आपका माउंट बेटन था। अब आपको क्लियर समझ में आ गया कि सर्वे ऑफ इंडिया मतलब देहरादून, जनगणना मतलब 10 साल, दस्तावेज मतलब अभिलेखागार, जेम्स मिल मतलब स्कॉटलैंड का दार्शनिक, और वायसराय मतलब माउंट बेटन। अब इसका सही उत्तर देख लेते हैं। जो सही उत्तर है, हमने बिल्कुल सटीक उत्तर लिखा है, हमने लिखा है सर्वे ऑफ इंडिया मतलब देहरादून, बिल्कुल सही। जनगणना मतलब 10 साल, दस्तावेज मतलब अभिलेखागार, और जेम्स मिल मतलब स्कॉटलैंड, और वायसराय मतलब माउंट बेटन। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होगी। ऐसे ही जोड़ियां अगर आपको नहीं कुछ आ जाती हैं तो आप ऐसे जोड़ियां बिल्कुल इत्मीनान से उत्तर समझें और लगाएं, क्योंकि जोड़ियां जो है वो मतलब अगर आपको इधर के पॉइंट के बारे में पूरा पता है तो आप इधर से इसको कनेक्शन बिठा सकते हो। ठीक है, जैसे कि जेम्स मिल स्कॉटलैंड के थे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बिना पढ़े ये जोड़ी आप सही नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अगर हमारे वीडियो आपको यूट्यूब पर सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, आपको हमारी वेबसाइट पर सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपको हमारी वेबसाइट पर जाते से मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो आपको सारी चीज़ मुफ्त में प्रोवाइड करता है। दोस्तों आपको करना क्या है, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज की तरफ देखें तो यहाँ पर सीबीएसई हिंदी मीडियम आपको देखना पड़ेगा, क्लास 6 से क्लास 12वीं तक। आप यहाँ पर जाइए तो उसके बाद आपको क्लास 12वीं 11वीं 10वीं 8वीं 9वीं सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है, बस जैसे आपने अपनी क्लास सिलेक्ट की वैसे आप अपनी क्लास में पहुंच जाओगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको टीचरों के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना है, हर एक टीचर के नीचे, हर एक टीचर जो है उसके सब्जेक्ट के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ वॉच नाउ। अब बस आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आप उस सब्जेक्ट पर क्लिक करें और उस सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन पर पहुंच जाएं, सीधा वहां पर आप पहुंच जाएंगे तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में चैप्टर वाइज जानकारी मिल जाएगी। नीचे देखना वॉच ऑल वीडियोस में। अब आपको देखना है कि जैसे मान लो चैप्टर नंबर 1 है तो उसके 7 लेक्चर बने हुए हैं, आप 7 लेक्चर में पूरा चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं आराम से। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज सब कुछ उसमें मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों
इस प्रकार जैसे आपने लेक्चर पे क्लिक किया, आपका वीडियो हो गया शुरू और आप बना सकते हैं नोट्स। और बहुत आसान विकल्प है ये अगर आपको सीक्वेंस में वीडियो नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों मैग्नेट बेंस आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।